तो प्यारे साथियों 3 फरवरी के लिए आपके सामने हम लेके आ चुके हैं फिजिक्स के सबसे ज्यादा एमबीबीआई गेस प्रश्न, जो आपके 3 फरवरी वाले एग्जाम में निश्चित रूप से प्यारे साथियों आज की जो भी सवाल आज की क्लास में लाया गया है उससे ही निश्चित रूप से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों ने देखा कि बायोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि से पूछे गए हैं। तो चैनल पर अभी तक नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर सवाल से, और ये 3 फरवरी के एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। पहला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है। प्यारे साथियों आपको पता है विद्युत चुंबकीय तरंग को जो ध्रुवित किया जाता है पोलराइड द्वारा। किसके द्वारा? पोलराइड द्वारा, जो आपकी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल राइट आंसर होगा। एंड वीवीआई प्रश्न है, कई बार आपके बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके प्रश्न है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी प्रश्न को हम लोग कुछ ही सेकेंड में करने का प्रयास करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। कहता है यंग के द्वितीय छिद्र प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाले 2 तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। तो बात करें नहीं पे फोकस करना है प्यारे साथियों। पथांतर तीनों हो सकता है बट एन लेमडा कभी भी नहीं होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। एंड काफी बार पूछे गए सवाल है। ये जो 3 नंबर सवाल आपको दिख रहा है ये और ज्यादा इंपोर्टेंट है। कहता है कि प्रकाश किरण के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तीखे कोट नहीं, यहाँ पे तीखे कोण होगा। मतलब प्रकाश की किरण अगर जा रही है और तीखे कोण ये पड़ गया कोई ऐसा दीवार, और यहां से क्या हो गया? प्रकाश किरण ऐसे मुड़ गया, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन। याद रखिएगा, काफी बार पूछे गए सवाल है एंड एमबीबीआई सवाल है आपके फाइनल एग्जाम में सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, कहता है थोड़ा मिसप्रिंट किया गया है सीरियल नंबर वाइज को, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। कहता है आसमान का रंग नीला दिखने का कारण बताइए। काफी ज्यादा बार पूछे जाने वाले सवाल है। परिकिरण के कारण क्या होता है? आसमान का रंग नीला दिखने लगता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और 3 फरवरी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों सौर प्रकाश में जो उपस्थित काली रेखाएं बनती है उसको फ्रॉनहोफर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉनहोफर रेखा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट होगा। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, तो आपको पता है स्पेक्ट्रोमीटर से शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चंस। 6 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? तो विचलन घट जाता है परंतु अपवर्तनांक भी घटता है। क्या होता है? विचलन तो घटता ही है, साथ में अपवर्तनांक भी क्या होता है? घट जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार आपके सामने लाया जा रहा है ताकि निश्चित रूप से 3 फरवरी यानी कल वाले एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछे जाए। कहता है श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है। तो श्वेत प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है प्रिज्म से अगर प्राप्त करना हो और न्यूनतम विचलन प्राप्त होता है तो वो लाल रंग होगा। कौन सा? लाल रंग, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिए गए हैं। चलिए फटाफट से 8 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और 8 नंबर सवाल जो है काफी धुआंधार तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 8 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे क्या होगा कि दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों में अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। तो बात करें अधिक तरंगदैर्घ्य की, तो लाल रंग ऐसे होते हैं जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसको रेड लाइट में भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ रेलवे के जो सिग्नल होते हैं उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य इतना होता है कि बहुत सारे अंधेरा में भी ये अपनी प्रकाश को बहुत दूरी तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और काफी बार आपकी बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल पूछे गए, कल वाले पेपर में भी निश्चित रूप से ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। चलिए 9 नंबर सवाल है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। प्यारे विद्यार्थियों सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो सतत होता है।
सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम हमेशा सतत रूप से आती है, याद रखिएगा। कैसा आती है? सतत आती है। काफी बार ये बिहार बोर्ड के नजरिए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। 10 नंबर सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है यदि व्यक्तिकरण करते हुए दो तरंगों का आयाम अनुपात 4:3 हो तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा? तो फाइनली इसका आंसर 49:1 याद रखिएगा। काफी बार सेम टू सेम, जी हाँ सेम टू सेम ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपसे 2024 यानी 3 फरवरी के एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए 11 नंबर सवाल है, थोड़ा फटाफट से चलते हैं। हमने देखा है प्यारे साथियों, आपके बायोलॉजी में सबसे ज्यादा डीप से क्वेश्चंस पूछे गए और उस प्रकार का भी प्रश्न यहाँ पे आपके फिजिक्स में भी लाए गए हैं ताकि आप एक भी प्रश्न को न छोड़ सके। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इससे हम प्रकाश तरंग सिद्धांत को नहीं समझ सकते, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर सवाल है, कहता है कि एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है, वो क्या है? तो वो ध्रुवन है। ध्रुवन क्या करती है? प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा एंड एमवीवीआई प्रश्न होगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये सवाल प्यारे साथियों पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग जरा बात कर लेते हैं 13 नंबर सवाल की, जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने लायक है। कहता है यंग के द्विसलिट प्रयोग। जहाँ प्यारे साथियों, ये जो यंग के द्विसलिट प्रयोग है, आप लोग इसे 5 नंबर के क्वेश्चंस में जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में सवाल आपसे पूछे गए हैं। कहता है यंग के द्विसलिट प्रयोग में अधिकतम तीव्रता आई नोट। अधिकतम तीव्रता कितनी होती है? आई नोट होती है। यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तब तीव्रता होगी तो आई नॉट बाई 4 हो जाती है, यानी उसके 4 भाग में बट जाते हैं, आई नॉट बाई 4 हो जाते हैं, याद रखिएगा। काफी बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए। 14 नंबर सवाल है, कहता है कि माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा से संबंधित है। तो ये फॉर्मूला है, इनमें से कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल और आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाले सवाल है। बार बार पूछा गया कि इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है, तो अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण का क्या है? इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण कहे जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल की बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवन किया जा सकता है तो पोलराइड द्वारा। पोलराइड द्वारा हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, मान लीजिए आपके पास ये ग्लास का क्या है प्यारे साथियों? स्लैब है, एक गिलास है और एक प्रकाश की किरण यहाँ से प्यारे साथियों इस तरीके से मान लीजिए आया एक प्रकाश की किरण, इसका तरंगदैर्घ्य जब अंदर जाता है तो क्या होता है? तो आंकड़े पूर्ण नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो यहाँ पे बढ़ता है, पहले बढ़ता है, यहाँ पे लिखा आएगा कि पहले बढ़ता है और फिर घटता है। क्या होगा? फिर घटता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई नहीं है, यानी आंकड़े पूर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी, समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई होगी तो एन टी होगी। फटाफट से हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी ओर, और जो थोड़ा यहाँ पे न्यूमेरिकल साइड से है प्रश्न जो इसमें शामिल किया गया, उसको हम डायरेक्ट आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो मृग मरीचिका का कारण की बात करेगा, हम लोग इस पे फोकस करेंगे क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आपके सवाल सेम टू सेम पूछे गए। मृग मरीचिका का कारण तो अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या होता है? मृग मरीचिका का कारण होता है। फाइनली आप लोग इसे याद रख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। सतत स्पेक्ट्रम किसमें पाया जाता है? किससे पाया जाता है या किसमें? बात करें सतत स्पेक्ट्रम की गर्म ठोस में, गर्म ठोस से यह पाया जाता है सतत स्पेक्ट्रम। काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल जो है पूछे गए हैं। चलिए रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है इन्हें उत्सर्जित करने पर। तो परमाणु को जो हम लोग उत्सर्जित करते हैं तो रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? वहां से प्राप्त होता है जब परमाणु को हम लोग उत्सर्जित करते हैं तो। बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है,
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अणुओं से क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है। अगर सेम टू सेम बायोलॉजी के हिसाब से बात करें, जितना डीप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर फिजिक्स में भी ऐसा ही सवाल पूछेगा तो आज की क्लास में जो भी सवाल लाए गए हैं सिंपल लेवल, मीडियम और हाई लेवल तीनों मेंटेन यहाँ पे किया गया है आपके लिए। और आज की क्लास से निश्चित रूप से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने जाने की संभावना है। कहता है किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता धनात्मक होती है। क्या होता है, किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। कहता है जब लाल सट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो वह दिखाई देगा, तो वो काला दिखाई देगा। लाल सट है आपके पास, रेड सट है, और उस पर अगर आप यहाँ पे हरा क्या कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, ग्रीन प्रकाश डाल रहे हैं, तो क्या होगा, वो काला रंग का प्रतीत होगा। अगला सवाल की बात जरा हम लोग कर लेते हैं। प्यारे साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, जूम आउट तो करना ही पड़ेगा, आप लोग क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा। कहता है जब दो प्रकाश तरंगे व्यक्तीकरण करती है तो कुछ बिंदु पर अंधेरा हो जाता है, तो उस बिंदु की प्रकाश ऊर्जा कहाँ चली जाती है, तो प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है, याद रखिएगा। कहता है जब प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यानी जब प्रकाश निकलती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होता है, तरंगदैर्घ्य चेंज हो सकता है, चाल चेंज हो सकता है, आयाम भी क्या हो सकता है प्यारे साथियों, चेंज हो सकता है। तरंगदैर्घ्य की बात करें कभी चेंज नहीं, सॉरी आवृत्ति की बात करें कभी आवृत्ति क्या होती है, चेंज नहीं होती है। बात करें इस सवाल की, लगातार आपके 5 से 6 सालों से निश्चित रूप से बिहार बोर्ड ने पूछा है। आज यानी कल वाले एग्जाम में 3 फरवरी के भी एग्जाम में निश्चित रूप से आपको मिलेगा ये सवाल। 27 नंबर सवाल है कि प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है। आपको पता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से प्रकाश का उत्पन्न होता है। कहता है हाइड्रोजन के द्वितीय तरंग के सिद्धांत का व्यवहार होता है, तो तरंगार्ध के ज्यामितीय नए स्थान प्राप्त करने से ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो सोडियम वाष्प लैब से क्या होता है, ये प्राप्त किया जाता है। काफी ज्यादा ये सवाल इंपोर्टेंट नहीं माना जाता है, लेकिन ये जो है सवाल 30 नंबर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। कहता है एक वस्तु निम्न ताप पर उस प्रकाश को अवशोषित करती है जो वह तापदीद अवस्था में उत्सर्जित करती है। यह नियम को प्रतिपादित किसने किया था, किरचॉफ का नियम, याद रखिएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में इसका नियम को तैयार कर लीजिएगा। अगर अभी तक तैयार नहीं किए हैं तो मात्र एक दिन पहले वो क्लास अपलोडेड किया गया है, जिसमें 21 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस कराए गए हैं जो आपके निश्चित रूप से वही पेपर में पूछने जा रहा है, तो याद कर लीजिएगा। जाइए फटाफट से, वीडियो में अभी वो पड़ा हुआ है। चलिए, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो ध्रुवण करता है, याद रखिएगा। कहता है अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाला प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हमेशा समतल रूप से क्या आएगा, वहां से प्रकाश आएगा, क्योंकि वो अज्ञात है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेनल दूरी डिस्टेंस जेड का मान कितना होता है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे स्क्वायर बाय लेमडा क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रकाश तरंग होती है, आपको पता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश तरंग आपसे पूछा जाता है, एमबीबीआई सवाल है। और ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश तरंग हमेशा अनुप्रस्थ तरंग होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल की बात करते हैं प्यारे साथियों। कहता है कि तरंग व्यक्तीकरण में क्या होता है, तो ऊर्जा का न तो लाभ होता है न ही क्षय होता है, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रकाश का व्यक्तीकरण संभव है। तो प्रकाश का व्यक्तीकरण तभी संभव है जब केवल एक ही मूल स्रोत से प्राप्त समान तरंगदैर्घ्य के 2 तरंग द्वारा, जब 2 तरंग आएगा तभी प्रकाश का व्यक्तीकरण होगा। ये नियम आपने पढ़ा होगा, आपके फिजिक्स के चैप्टर्स में दिए गए हैं। कहता है कि संपोषी व्यक्तीकरण का या रचनात्मक व्यक्तीकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगों की काल में अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पे फाई का समगुणज होना चाहिए। पाई का क्या होना चाहिए, समगुणज होनी चाहिए। विनाशी व्यक्तीकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगों का कालांतर होनी चाहिए, हमेशा पाई के विषम गुणज होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। 43 नंबर सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं कि विनाशी व्यक्तीकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए, तो 2n+1 बाई लेमडा बाई 2 के गुणज में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सवाल की बात करें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहता है दो शरत के कला संबंध तब कहा जाता है जब उसके कलांतर नियत होते हैं।
ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहता है कि जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा दी जाए तो फ्रिज की चौड़ाई क्या हो जाती है प्यारे साथियों, घट जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो ये जो ध्रुवन की पुष्टि करता है काफी बार रिपीट हो चुका है अभी तक, लगभग 3 से 4 बार, और बिहार बोर्ड में तो कई बार ये सवाल रिपीट हो चुके हैं, याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं सिर्फ एमवीवीआई प्रश्न की ओर। ये ज्यादा एमवीवीआई ये कहता है किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, हमने आपको कराया विवर्तन कहलाता है काफी बार, और कल के बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि तेल की पतली प्रिज्म या साबुन की पानी रंगीन दिखता है, इसका कारण है कि प्रकाश का क्या हो गया, व्यक्तीकरण हो गया। 52 नंबर सवाल है कि किसी कोर से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज समान चौड़ाई के नहीं होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि फिर चलिए प्यारे साथियों 56 नंबर सवाल है कि बूस्टर का नियम है। काफी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बूस्टर का नियम, निश्चित रूप से 2024 के यानी 3 फरवरी वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। म्यू बराबर 10 आईपी जो होता है ये क्या होता है, बूस्टर का नियम होता है, याद रखिएगा। बूस्टर का नियम काफी हाईलाइटेड है, काफी बार आपके पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहता है एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध तब कहे जाते हैं जब उनकी कलांतर नियत होती है। क्या होती है, कलांतर जब नियत होती है तो प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं। चलिए कहता है कि दो कलाबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में फ्रिज की चौड़ाई क्या होती है, तो तरंग लंबाई के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख फ्रिज के न्यूनतम कोण को बढ़ाने से फ्रिज की चौड़ाई घटती है, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल की बात करते हैं कि प्रकाश की तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक होता है, आवृत्ति जो होता है हमेशा निर्णायक होता है, कभी चेंज नहीं होता। अगला सवाल की बात करते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बात करें 63 नंबर की इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि तरंग के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि नियत कलांतर में होते हैं तो। चलिए ये जो है ध्रुवन कोण की स्पर्शजया पदार्थ के अपवर्तन के बराबर होती है, यह नियम बूस्टर का नियम कहलाता है, ये तो आपको पता ही है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी आपको पता होगा। कहता है यंग के दुलिष्ट प्रयोग में स्वपोषी व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाली तरंग के बीच पथांतर का मान 2n+1 एंड λ/2 होता है, याद रखिएगा। कल के एग्जाम में ये सवाल आएगा ही आएगा निश्चित रूप से। कहता है यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश लंबाई दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई दुगुनी हो जाती है। फ्रिज की चौड़ाई क्या होती है, दुगुनी। यदि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग दुलिष्ट प्रयोग के सामने रखा जाए तो फ्रिज की चौड़ाई अपवर्तित रहेगी। कहता है प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे आधारित होती है। चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको कराने का प्रयास आपको किया जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है फ्रॉनहोफ विवर्तन में प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं अवरोध से अनंत दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। समतल ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश के कंपन होते हैं एक तल में। कैसे कंपन होते हैं, एक तल में। साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, जिसका कारण प्रकाश का व्यक्तीकरण। इसको हम काफी एमबीबीआई मानते हैं क्योंकि प्रत्येक साल ये सवाल पूछे गए। दो कला संबंध स्रोत आभासी है, फ्रिंजल के द्वितीय फ्रिंज में ऐसा होता है। चलिए जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गामा किरणें की उच्च भेदन शक्ति का कारण कम तरंग दैर्घ्य के कारण भेदन क्षमता ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, तो गामा किरण क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण के अंतर्गत आता है। अगला सवाल की जरा हम लोग बात कर ले, और सवाल जो इंपॉर्टेंट है जी बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है तो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में बीटा किरणें विक्षेपित होती है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किसकी विभेदन क्षमता महत्तम है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, काफी बार पूछे गए सवाल है। बीटा किरणें तेजी से चलने वाली एक प्रकार का क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है जो तेजी से चलती है बीटा किरणें। अगला सवाल नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है, तो 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। नाभिकीय घनत्व की कोटि अगर आपसे पूछा जाएगा तो 10⁻17 याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करें ये भी नहीं है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेडियो न्यूक्लियोटाइड के अवक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो औसत आयु कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला सवाल की तरह हम लोग बात कर ले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फॉसिल की उम्र की गणना की जाती है तो कार्बन डेटिंग द्वारा, ये पूछे गए सवाल है। अगला सवाल नाभिकीय विखंडन के आविष्कारक थे, तो
हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन ये नाभिकीय विखंडन के आविष्कारक माने जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा से अत्यधिक परमाणु विमुक्त करता है, इस प्रक्रिया को हम लोग संलयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला सवाल की बात जरा हम लोग कर ले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करें यहाँ पे, अगला पर जाते हैं। तो रेडियो सक्रियता की इकाई आपसे पूछा जाता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, काफी बार ये पूछे गए सवाल है। न्यूक्लियर घनत्व का क्रम आपसे पूछा जाता है 10 के पावर 17। किसी तत्व के दो समस्थानिक के नाभिक में आवश्यक है प्रोटॉन के समान संख्या होना चाहिए। अगला सवाल की बात करें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट 6 गुणांक का ऐसा मात्रक पूछा जाता है, हर्ट्ज होता है। याद रखिएगा जीवाश्म की आयु का पता की जाती है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डेटिंग से हम लोग जीवाश्म की आयु का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न के लिए राइट है। सौर ऊर्जा का स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूक्लियन संलयन से क्या होता है, यहाँ पे सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। ये भी काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है। प्रथम नाभिकीय विक्रिया किसके द्वारा की जाती है, रदरफोर्ड, आपको पता ही है। अगला सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, ये थोरियम का पूछा जाता है आपसे न्यूट्रॉन की संख्या। तो आपको पता ही है यहाँ पे 230 में से 90 को घटाइएगा 140 बनेगा। ये क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाती है। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कौन आवेश रहित है, तो फोटोन कण जो है आवेश रहित होता है। चलिए, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, सही संबंध mc²/e वाला ज्यादा पूछे गए सवाल है, E बराबर mc²। अगला सवाल, विद्युत चुंबकीय प्रकृति का कोण नहीं है, तो बीटा किरणें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है नाभिक के मिलने और नए नाभिक के बनने से ऊर्जा को मुक्त होने की घटना को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। सबसे अस्थाई कौन है, तो फेरिक जो होता है सबसे यहाँ पे अस्थाई माने जाते हैं। प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को क्या कहते हैं, फ्रैंकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। हाँ, ये एक अल्फा कण बना होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से एक अल्फा कण बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। परमाणु क्रमांक है, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहे जाते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक न्यूमेरिकल भी यहां से आप बना सकते हैं। कहता है एक तत्व के परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान संख्या में से आप क्या परमाणु संख्या को घटाएंगे, न्यूट्रॉन की संख्या आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हीलियम की परमाणु की सही संरचना, तो हीलियम की बात करें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हीलियम में, आपको पता ही है 2He2 इसका ये फॉर्मूला होगा, बिल्कुल राइट आंसर। परमाणु के नाभिक में आवश्यक होगा, तो आवश्यक जो होगा वो प्रोटॉन निश्चित रूप से उसमें पाए जाएंगे। न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में से किन्हें जाता है, तो चैडविक को जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। एक प्रश्न यहाँ से आपसे बनेंगे। कहता है कि नाइट्रोजन 14 के नाभिक में होता है, तो 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन आपको पता है। 14 में से जब आप 7 को हटाइएगा तो 7 बचेगा। ये न्यूट्रॉन हो गया 7 और प्रोटॉन तो आपको यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल की बात हम जरा कर लेते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। तो कौन आवेश रहित कण है, ये पूछा जा सकता है आपसे, प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे यहाँ पे आवेश रहित पूछा गया है, तो प्रोटॉन गलत होगा, यहाँ पे फोटोन होगा। क्या होगा, फोटोन। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल की बात करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन, काफी बार पूछे गए हैं। अगला सवाल जरा कहता है कि नाभिकीय विक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है, उपरोक्त में से सभी क्या है, संरक्षित भौतिक राशि कहलाती है। चलिए, अगला सवाल की बात जरा कर ले कि परमाणु की नाभिक बना होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कहता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं, तो नाभिकीय बल के द्वारा एक साथ वो बने रहते हैं। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह आधारित होता है। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण पर झुका कर रखना चाहिए। तो 3 अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो 90 डिग्री के अगर कोण पर झुका के रखते हैं, एक वस्तु यहाँ पे रखते हैं, तो इसका 3 प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। 90 डिग्री के कोण पर झुका के रखना होगा। अगला सवाल कि खगोलीय दर्पण को पानी में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी असर रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, खगोलीय, क्या है वहां पे, खगोलीय दर्पण है। अगला सवाल की जरा हम लोग बात कर ले यहाँ पे। चलिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। तो रंग की तरह यहाँ पे किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। काफी हाईलाइटेड ये सवाल आपके लिए कल के लिए हो सकता है। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है, तो उत्तल दर्पण में ऐसा दिखाई पड़ता है। चलिए, एक गिलास
एक ग्लास अपवर्तनांक म्यू की मोटाई T बराबर, यहाँ पे क्या होती है, फॉर्मूला काफी विख्यात है, याद रखिएगा, निर्वात के लिए होता है। काफी बार ये सवाल आपसे पूछे भी गए हैं। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो घट जाता है तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के बाद। अगला सवाल की बात करते हैं, तो आपसे ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा, तो कांच और हवा के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, बिल्कुल, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है, तो बैगनी, और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक पूछा जाएगा तो लाल का। रिपीट क्वेश्चन से ये फॉर्मूला काफी बार पूछे गए कि म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू में ए होता है। काफी बार ये सवाल पूछे गए। कहता है प्रिज्म से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है, तो लाल का होता है न्यूनतम। तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो घट जाता है। काफी बार पूछे गए सवाल है। और विचलित नहीं होती है, तो आयतकार पट्टी के समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर विचलित नहीं होती है। कहता है लेंस की शक्ति का मात्रा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल की जरा हम लोग बात करें तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। तो बहुत सारे अभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पीडीएफ ही शायद प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो आपके लिए काफी लाभदायक भी होगा, क्योंकि समय बहुत कम है और ये पूरे के पूरे पीडीएफ लगभग 60-70 पेज का है। तो सोल्यूशन करने से हमको अच्छा लग रहा है कि आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दिया जाए। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए फटाफट से, और वहां पे अभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, और फटाफट से एक नजर देख लीजिएगा। जितने भी आंसर में आपको हाईलाइट किए गए हैं सभी इसका आंसर है, आपको पता ही है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार।